हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में भाई, अपन प्रोफाइल टूथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बातें किए थे भाई किसके बारे में। एक तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल था, साथ ही साथ साइक्लॉइडल प्रोफाइल था। दोनों प्रोफाइल का यूज हम लोग गियर बनाने के लिए करते हैं। तो आज देखते हैं अपन बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइक्लॉइडल प्रोफाइल एंड इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, बात करते हैं इसके बारे में। और बात करते हैं इन्वॉल्यूट टूथ की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर एंगल के बारे में। इन्वॉल्यूट टूथ जब प्रोफाइल अपन पढ़ रहे थे, इन्वॉल्यूट टूथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे थे, तो हमको एक बात याद आ रहा होगा कि भाई हम लोग जब भी प्रेशर एंगल की बात करते हो, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग में बेस सर्कल रेडियस कांस्टेंट रहता था, इसलिए प्रेशर एंगल की मैं बात करूं तो भाई कांस्टेंट रहता है। ये हमको पता है, हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया था इसके बारे में, तो हमको पता है कि मैं बात करता हूं इन्वॉल्यूट टूथ में तो इसका जो प्रेशर एंगल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, साइक्लॉइडल टूथ के बारे में बात करूं तो भाई इसमें जो है ना चेंज होता है। कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई प्रेशर एंगल से अपन इसको रिलेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हैं साइक्लॉइडल टूथ और इन्वॉल्यूट टूथ में। ठीक है, प्रेशर एंगल की मैं बात करूं तो सबसे पहले 5 मैक्स रहता है, कब? एट द बिगिनिंग। ठीक है बेटा, मैक्सिमम प्रेशर एंगल रहता है जब इंगेजमेंट स्टार्ट होने वाला होता है, स्टार्ट होता है उस टाइम अपना जो प्रेशर एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। और बात करूं पिच पॉइंट पर, जैसे ही उसका कांटेक्ट पॉइंट जाएगा एट द पिच पॉइंट, तो आपका जो प्रेशर एंगल है ना बेटा, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, ये जीरो हो जाता है। और बात करें एट द एंड ऑफ इंगेजमेंट, ये वाले प्रोफाइल में ना बेटा आपका जो प्रेशर एंगल है फिर से मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। बिगिनिंग में क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, एट द पिच पॉइंट जीरो हो जाएगा, फिर एट द एंड ऑफ इंगेजमेंट की मैं बात करूं तो फिर प्रेशर एंगल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन बात करता हूं इन्वॉल्यूट टूथ में, तो इसमें ना बेटा जो फाई है ना वो कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना है उतना रहेगा। ठीक है भाई, चलो सेकंड बात करते हैं कॉस के टर्म पे। कॉस के टर्म पे अपन ना कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं साइक्लॉइडल टीथ की, तो इसका जो कॉस्ट पर टूथ है ना बेटा वो हायर रहता है कंपेयर टू किसके, इन्वॉल्यूट टूथ के। जाहिर से बात है इसमें हायर है तो इसमें क्या रहेगा, लेसर रहेगा। ठीक है, कम रहेगा इस पे। थर्ड बात करते हैं अपन, इस पे इंटरफेरेंस के टर्म में। ठीक है, साइक्लॉइडल टूथ की मैं बात करूं, जब इसको अपन गियर बनाने यूज करते हैं, गियर के लिए यूज करते हैं, तो बेटा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। कितनी अच्छी बात है, देख रहे हो, इंटरफेरेंस नहीं होता। क्योंकि हम लोग जब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की बात कर रहे थे, इन्वॉल्यूट टूथ वाले गियर की बात कर रहे थे, तो इंटरफेरेंस आ रहा था जिसको हम लोग हटा रहे थे। उसके लिए कुछ कुछ मेथड देखे थे अपन। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ वाला कॉन्सेप्ट भी आया था ताकि इंटरफेरेंस ना हो। सही बात है, इसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, समझ रहे हो, देख रहे हो। इसमें मैं बात करूं इंटरफेरेंस की, तो इसमें हो सकता है, चलिए आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूं साइक्लॉइडल टूथ की, तो साइक्लॉइडल टूथ ने बेटा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू किसके, इन्वॉल्यूट टूथ से ये स्ट्रॉन्गर होता है। इन्वॉल्यूट टूथ की बात करूं तो ये वीकर होता है। ठीक है, और बात करते हैं ना, यदि मैं साइक्लॉइडल टूथ के वियर के बारे में बात करूं तो भाई इसमें जो ना लेस वियर होता है, किसमें लेस वियर होता है इसमें।
कंपेयर टू किसके भाई? इनवॉल्यूट टूथ के। इसमें क्या हो जाएगा? मोर वियर। बेटा ये पढ़ा क्यों रहा हूं, थोड़ा समझना ना। आपकी यूनिवर्सिटी में ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ज्ञान भी होना चाहिए आपको साइक्लोइडल टूथ और इनवॉल्यूट टूथ के बारे में थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसमें लेस वियर होता है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अपन पहले प्रेशर एंगल के बारे में बात की है, तो जिसमें मुझे पता चला है कि भाई एट द बिगिनिंग आप या तो फिर एट द एंगेजमेंट आपके पास जो प्रेशर एंगल होता है मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ साइक्लोइडल टूथ, पिच पॉइंट पर 0, फिर एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट 5 मैक्सिमम, प्रेशर एंगल फिर से मैक्सिमम हो जाता है। बात करते हैं इनवॉल्यूट टूथ पे, तो 5 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे एंगेजमेंट स्टार्ट हो चाहे एंगेजमेंट एंड हो। क्लियर बात है? कॉस्ट पर टूथ ज्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेरेंस होता है। ये स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू इनवॉल्यूट टूथ, वीकर है कंपेयर टू साइक्लोइडल टूथ। ये लेस वियर होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, चलो ठीक है, इसमें जो प्रेशर एंगल चेंज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट पर टूथ हायर है कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देख, लेकिन यहां पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, ये मजे की बात है। क्योंकि इंटरफेरेंस आया था इनवॉल्यूट टूथ में, तो हम लोगों ने बहुत बहुत जुगाड़ किया था, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी ले आए थे अपन। बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो ये स्ट्रॉन्गर टूथ है, बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। लेस वियर होता है इसमें, ये भी बेहतरीन बात है बेटा, ठीक है, बेहतरीन बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ना, इसमें यहां तक तो अच्छा था कि अपन इसको गियर टूथ के लिए यूज कर सकते हैं, गियर के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, एक और डिफरेंस होता है, और ये होता है बेटा कि इसमें ना जो ω1 अपॉन ω2 है ना, मतलब इसके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, इसको कांस्टेंट करने के लिए, ये क्या है? लॉ ऑफ गियरिंग। इसको कांस्टेंट करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि जो गियर के बीच का सेंटर डिस्टेंस है ना, सेंटर डिस्टेंस, मान लो ये ए है, इसको हमेशा उतना ही रखना पड़ेगा, ये ना फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए सेंटर डिस्टेंस का। मतलब ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू कांस्टेंट तब होगा जब ये आपके पास कांस्टेंट होगा, मतलब सेंटर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तभी आपके पास ω1 अपॉन ω2 कांस्टेंट रहेगा और लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा भी चेंज हुआ दिक्कत है, दिक्कत है। लेकिन इनवॉल्यूट टूथ की मैं बात करूं, इनवॉल्यूट टूथ की मैं बात करूं, तो इसमें ω अपॉन ω2 ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन आ जाए, हल्का सा उसका सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो दिक्कत नहीं है, मतलब ये एडेस भी हो जाए ना तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडेस भी हो जाए सेंटर डिस्टेंस तो दिक्कत नहीं है, वो ω अपॉन ω2 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ड्रॉबैक यही पर है बेटा, ध्यान देना, इसमें आपको सेंटर डिस्टेंस को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो लॉ ऑफ गियरिंग है वो सेटिस्फाई होगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। यूज करते हैं इसको, लेकिन अपन सेंटर डिस्टेंस को अपन हमेशा इसको अच्छे से रखते हैं कि भाई सेंटर डिस्टेंस इसका चेंज ना हो, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा चलेगा, इसीलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं अपन इनवॉल्यूट टूथ को। खुद से सोचिए ना बेटा, खुद से सोचिए, आप क्या करते हो, एक ना मशीन बना, अपन मशीन यूज करते हो। अब मशीन जब देखना रोटरी मोशन हो रहा है बेटा, रोटरी मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन आएगा ही, हल्का सा तो भी सेंटर डिस्टेंस चेंज होगा ही, प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। क्लियर है बेटा? तो ठीक है, समझिएगा, यहां तक अपन अच्छे से ना। मान लो साइक्लोइडल टूथ की बात करो इनवॉल्यूट टूथ के कंपेयर पे, तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, बेहतरीन बात, स्ट्रॉन्गर था, वियर था। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट आया, जैसे ही ये पॉइंट आया बेटा, यहां पर क्या हो गया, वक्त बदल गई, जज्बात गए, बदल गए, जिंदगी बदल गई। समझ रहे हो? वक्त बदल गया, कांस्टेंट नहीं हो पाया तो दिक्कत हो गया। इसीलिए अपन ज्यादा यूज करते हैं कैसे, किसको? इनवॉल्यूट टूथ को। समझ रहे हो? इनवॉल्यूट टूथ को अपन यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है ना, कांस्टेंट करना पड़ेगा। चलो फिर बात करते हैं कि भाई कैसे आपके पास, मान लो कि बात, इसका सेंटर डिस्टेंस जो ए था वो चेंज होकर के एडेस हो गया, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि इसका जो ω अपॉन ω2 कांस्टेंट ही रह गया। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑन इनवॉल्यूट
गियर, इसके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक मेसिंग गियर बना लेता हूं। ठीक है बेटा, मेसिंग गियर बना लेता हूं। मान लो कि बात ये है, आपके पास गियर है और ये है आपके पास पिनियन। ठीक है, इसकी मैं पिच सर्कल की बात करूं तो ये पिच सर्कल है, इसके पिच सर्कल की मैं बात करूं तो ये इसका पिच सर्कल है। कॉमन टेंजेंट ऑन बोथ बेस सर्कल, ये बेस सर्कल है बेटा। इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, बेस सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। दोनों को मैं मैच कर दूं तो इस टाइप का एक लाइन बनेगा। असल में ये ऐसा बनना चाहिए बेटा, ये पिच पॉइंट यहां से जाएगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ये वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये फाई है, जिसको मैं प्रेशर एंगल बोलता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। ये गियर है, लिख लेता हूं। ये क्या है, पिनियन है, पिनियन है। यहां तक तो क्लियर है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं ना। इसकी बात मैं करूं तो ये आरबी है, मतलब सॉरी कैपिटल आर होगा ये, क्योंकि ये गियर का है, आरबी है। इसकी बात मैं करूं तो स्मॉल आरबी है। ठीक है, ये कैपिटल आर है क्योंकि ये पिच सर्कल है ना, कैपिटल आर, सॉरी यार, स्मॉल आर। और ये है आपके पास कैपिटल आर, ये गियर का है क्योंकि। यहां तक क्लियर है। अब मैंने कहा कि भाई किसी कारणवश इसका जो सेंटर डिस्टेंस है, अभी सेंटर डिस्टेंस कितना है मैं बात करूं यहां पर, तो यहां से यहां तक के बीच को डिस्टेंस को ही मैं क्या बोलूंगा, सेंटर डिस्टेंस। सपोज मैंने माना कि ये अभी ए है, मैंने अभी मान लिया कि ये सपोज अभी ए है। तो किसी कारणवश, या मैं बोलूं और अच्छे टर्म में, क्योंकि भाई आपके पास मशीन है और मशीन यदि चलता है, रोटेट कर रहा है, अभी कोई भी मोशन कर रहा है तो उसमें वाइब्रेशन आएगा। पढ़ाएंगे इसके बारे में, जब वाइब्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। तो उसमें वाइब्रेशन आएगा ही। अब वाइब्रेशन आएगा तो वाइब्रेशन के कारण ये जो इसका सेंटर डिस्टेंस है ना, वो ए ही नहीं रहता, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। समझिएगा, खुद सोचिएगा, चेंज हो जाता है। मान लो चेंज होकर के एट पर्टिकुलर मोमेंट वो क्या हो गया, मैं देखता हूं। मान लो की बात चेंज होकर के वो क्या हो गया, ए डेस हो गया, मैंने माना, जिसके कारण समझिएगा ये बेस सर्कल है, ये पिच सर्कल है, ये भी पिच सर्कल है, और ये पिनियन का बेस सर्कल है बेटा। ठीक है, पिनियन का बेस सर्कल है। मैंने माना कि इसके सेंटर डिस्टेंस जो है ना, वो चेंज होकर के क्या हो गया है, ए डेस हो गया है। ये मैंने मान लिया, ये ए डेस हो गया है। ठीक है, और सुनिएगा, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों बेस सर्कल पे, और ये कॉमन टेंजेंट है। यहां से ये प्रेशर एंगल 5 डेज बना रहा है, मैंने ये माना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना। एक चीज देखिएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना। मान लो कि बाद मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपने एक गियर बनाया, तो गियर बनाए हो आप, तो एक चीज मुझे बताओ, इसका आप टूथ भी बनाओगे। ठीक है भाई, इसकी बेस सर्कल की बात करूं तो बेस सर्कल तो आर ही रहेगा। ठीक है, एक बार गियर बना दियो तो आर ही रहेगा। आर बी लिख लेता हूं मैं, बेस सर्कल, और अच्छे से आर बी। इसके बेस सर्कल रेडियस की मैं बात करूं तो ये आर बी ही रहेगा, सही बात है। बात करता हूं एडेंडम सर्कल रेडियस की। मान लो इसका एडेंडम सर्कल ये है, तो एडेंडम सर्कल रेडियस की मैं बात करूं तो कैपिटल आर डी, तो ये आर डी ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा। मतलब समझिएगा, मैं एक गियर बनाया हूं जिसका पहले आर बी बेस सर्कल रेडियस था, और एक मैंने बनाया पिनियन जिसका मैंने बेस सर्कल रेडियस मेरा स्मॉल आर बी है। ठीक है, दोनों को पहले मैंने मैच किया। अब ये सेंटर डिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों का बेस सर्कल रेडियस चेंज हो जाएगा?
एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में मैंने बना लिया है। बेस सर्कल रेडियस चेंज नहीं होगा, साथ ही साथ इसका डेडेंडम सर्कल रेडियस भी चेंज नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है। क्यों होगा भाई? एक बार मैंने बना लिया फिर चेंज होते रहेगा क्या? नहीं। बात करते हैं इसके एडेंडम सर्कल रेडियस की। ये मान लो कि बात इसका एडेंडम है, तो एडेंडम सर्कल रेडियस बेटा कुछ ये होगा, ये इसको मैं आर ए से बता रहा हूं, और आर ए की मैं बात करूं एडेंडम सर्कल रेडियस की, क्योंकि ये टीथ का पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है। बेस सर्कल पे मैं टीथ का पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो मैं इस वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं तो कैपिटल आर भी चेंज नहीं होगा एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर दिए तो। क्लियर है ना बेटा? चाहे वो गियर की बात करूं चाहे मैं पिनियन की बात करूं, चेंज तो ये नहीं होने वाला है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और सोचिएगा ना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बेस सर्कल रेडियस के बारे में क्या वो चेंज होगा कि नहीं होगा कि कांस्टेंट होगा? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, समझिएगा बात को। मैंने कहा कि भाई पहले मान लो कि बात सेंटर डिस्टेंस ए है और ये ए डेस हो गया, मैंने सपोज ये भी मान लिया कि आपके पास जो ए डेस है ना ग्रेटर देन ए है। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया, मतलब मैं सेंटर डिस्टेंस की बात करूं तो पहला इतना था, वो चेंज होकर के थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया है, हल्का सा बढ़ गया है, जिसके कारण ये आरबी की मैं बात करूं तो वो तो वही रहेगा, मैंने मान लिया है। आरबी की मैंने बात करूं तो ये वही रहेगा, मैंने मान लिया है। मान लिया क्या? वो होता ही है। ठीक है, वो होता ही है। लेकिन ये जो बेस सर्कल रेडियस है बेटा, देखना, अब देखना, थोड़ा सा समझना, इन दोनों को यहां पर ये वाले पॉइंट पर आपको टच करना ही है, तो भाई जाहिर से बात है जो बेस सर्कल रेडियस है ना वो तो बढ़ गया होगा। सही बात है ना? क्योंकि मैंने इसको हल्का सा बढ़ा दिया है, सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। एडेस किसके कारण हुआ है? ये वाइब्रेशन के कारण हुआ है, क्योंकि ये आपके पास मोशन पे रहता है। ठीक है, मैंने माना कि ये पर्टिकुलर मोमेंट पे ये एडेस बढ़ गया है ए से। अब इसके कारण ये बढ़ गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मान लो की बात ये आर की बात करूं तो ये आर डेस है, मान लो की बात आर डेस, सॉरी ये आर डेस है, और इसकी मैं बात करूं ये कैपिटल आर डेस है, तो जाहिर से बात है बेटा जब मैं सेंटर डिस्टेंस को हल्का सा बढ़ा दिया हूं तो जाहिर से बात है कि आर डेस इज ग्रेटर देन आर, क्योंकि इसको इस वाले पॉइंट पर टच करना है। एकदम बात को समझिएगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि आर डेस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, या फिर स्मॉल आर डेस इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये होने वाला है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा। ठीक है, ये होने वाला है, एकदम सही बात है। तो मैं बात करूं कि भाई आपके पास जो चेंज नहीं हो रहा है वो कौन से पैरामीटर है? एक तो आपके पास एडेंडम सर्कल रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। पिनियन के लिए मैं बात करूं, ये गियर के लिए, पिनियन के लिए मैं बात करूं तो स्मॉल आर ए, सही बात है। आर डी चेंज नहीं हो रहा है, डेडेंडम सर्कल रेडियस आर डी। और बात करें बेस सर्कल रेडियस आर बी भी चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल स्मॉल आर बी। ये सब क्या हो रहा है भाई? आपके पास चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है आपके पास? चेंज क्या हो रहा है? वो हो रहा है आर। मतलब मैं बात करूं चेंज जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा? चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बेस सर्कल रेडियस। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, आर या फिर स्मॉल आर, ये चेंज हो रहा है। सही बात है, ये चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं ना, देखिएगा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या बोलता है बेटा? पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू होता है अंडर रूट कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई प्लस अंडर रूट स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। ठीक है बेटा, यही होता है। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब बताइएगा आपके पास जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो बढ़ते जा रहा है, सेंटर डिस्टेंस बढ़ने से कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो बढ़ते जा रहा है। ये दिख रहा है ना स्पष्टता? यहां से भी मैंने आपको समझा दिया है कि भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर बढ़ेगा।
बात करते हैं इस फॉर्मूले में, तो भाई आर यदि आप चेंज कर दोगे, इसको बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, साथ में इसको भी इंक्रीज कर दिए, साथ ही साथ इसको इंक्रीज किए और इसको इंक्रीज किए, तो भाई ये जो टोटल वैल्यू है, मैं बात करूं पाथ ऑफ कांटेक्ट की, तो भाई पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पाथ ऑफ कांटेक्ट की मैं बात करता हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सेंटर डिस्टेंस बढ़ाने से या फिर वाइब्रेशन के कारण मेरा जो सेंटर डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके कारण पाथ ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जा रहा है। यही बोल सकता हूं, ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं। चलिए और आगे बात करते हैं। तो फिर एडेंडम क्या होगा? एडेंडम की मैं बात करता हूं, तो एडेंडम इक्वल टू क्या हो गया, मैं मान लो की बात माना गियर के लिए। किसके लिए मैं मान रहा हूं अभी? गियर के लिए। तो गियर के लिए एडेंडम इक्वल टू क्या होता है, आर ए माइनस कैपिटल आर। आर ए एडेंडम सर्कल रेडियस माइनस कैपिटल आर पिच सर्कल रेडियस। अब ये इंक्रीज हो रहा है कैपिटल आर, तो जाहिर से बात है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आर ए माइनस कैपिटल आर, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब थोड़ा इसको ना प्रैक्टिकली भी समझिएगा। देखिए मैं यहां पर बात करूं तो इसका जो पिच सर्कल है ये है, और मैं बात करूं इसके मान लो की बात एडेंडम सर्कल की बात करता हूं तो ये है, मान लो की बात है। ये इसके एक टीथ की मैं बात करूं, तो इस टीथ के लिए आपके पास जो एडेंडम होगा वो ये डिस्टेंस होगा। सही बात है ना, ये डिस्टेंस होगा। अब आगे समझते हैं ना। अब मैंने कहा कि यहां पर देखिएगा ये आर जो है ना, इसका जो पी सर्कल रेडियस है वो बढ़ गया है, लेकिन जो एडेंडम सर्कल है बेटा वो तो वही रहेगा। एडेंडम सर्कल तो वो वही ही रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग सकता, देख समझिएगा, ये पहले आर यहां पर था, अब ये बढ़ के इधर आ गया है ना, इधर, तो जाहिर से बात है ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब एडेंडम आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बेटा? ये मैंने गियर के टर्म पे बताया। मैं बात करता हूं पिनियन में, तो पिनियन में भी सेम हालत है, वही हालत है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। पिनियन की मैं बात करता हूं तो एडेंडम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडेंडम इक्वल टू स्मॉल आर ए माइनस स्मॉल आर। फिर से बात, आर बढ़ रहा है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये आर बढ़ रहा है तो पूरा टर्म आर ए माइनस आर डिक्रीज कर जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाता है, मैं बात करता हूं एडेंडम डिक्रीज हो जाता है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, मैं इसको मिटा लेता हूं। अब बात करते हैं बेटा इसके प्रेशर एंगल पे कैसे इफेक्ट कर रहा है उसकी बात करते हैं। गौर कीजिएगा, प्रेशर एंगल की बात करता हूं मैं। फाई की बात करता हूं, समझिएगा। मैं यदि बात करूं गियर पे, तो मुझे एक चीज तो पता है कि इसका जो बेस सर्कल रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बेस सर्कल रेडियस की मैं बात कर रहा हूं तो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मैं बोलूं यहां पर, मान लो की बात गियर के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पर गियर के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आपके पास पहले जो बेस सर्कल रेडियस था, सॉरी कैपिटल आर बी, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी डैश या फिर आर बी डैश, आर बी न्यू। क्लियर है बेटा? ये तो क्लियर है। चलो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी डैश। अब मैं बात करता हूं इस डायग्राम पे, जो आपके पास ये पहले वाला बेस सर्कल रेडियस था आर बी, ये कितना होगा? आप सबको पता है कि ये फाई है। मैं इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, एक लाइन बना लेता हूं, ये एफ पॉइंट है मेरा, तो ये भी फाई होगा, ये मैं बता चुका हूं। और मैं बात करता हूं ये वाले डिस्टेंस की, ये मान लो बी है, तो बी एफ की बात करता हूं तो ये आर कॉस फाई होने वाला है। ठीक है, आर कॉस फाई होने वाला है। नए की बात करूं तो ये आर डेस है। इसके पी सर्कल रेडियस की मैं बात करता हूं तो आर डेस है, तो जाहिर से बात है ये इसका जो बेस सर्कल रेडियस है वो क्या होने वाला है, आर डेस कॉस फाई होने वाला है। मान लो कि 5 डेज है, ये 5 डेज होने वाला है। ठीक है, 5 डेज मैंने मान लिया। ठीक है, आर डेज कॉस 5 डेज। चलिए भाई बात करते हैं। अब देखिएगा ना, यहां पर आर बी इज इक्वल टू क्या है भाई आपके पास, कैपिटल आर कॉस फाई। आर बी डेज इक्वल टू कितना है, आर डेज कॉस 5 डेज है। ठीक है, ये गियर के लिए है। ये किसके लिए है, गियर के लिए। मैं बात करता हूं पिनियन के लिए। पिनियन के लिए
पिनियन के लिए मैं बात करूं तो समझिएगा, इसके बेस सर्कल रेडियस को कैसे कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा समझिएगा। मैं बात करता हूं यहां पर, ये पहले वाले का कंडीशन है जब इसका सेंटर डिस्टेंस ए था। इस वाले की मैं बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट को मैं ई बोलता हूं, और देखिएगा ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, और यहां से पी से ये मान लो कि पॉइंट ए है तो एपी का डिस्टेंस आर है, आर मतलब पिच सर्कल रेडियस। तो जाहिर से बात है बेटा, ये आर है तो ए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कॉस फाई, मतलब इसके बेस सर्कल रेडियस की मैं बात करता हूं पिनियन की, तो स्मॉल आर कॉस फाई हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज देखिएगा, नए वाले कंडीशन पे जब सेंटर डिस्टेंस ए डेस है तब की बात करता हूं, ये 5 डेस है तो जाहिर से बात है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 5 डेस हो जाएगा। ये 8 डेस है, इसके मैं बात करूं ये वाला जो पी से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 डेस है, तो जाहिर से बात है ये ए ई वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आर डेस कॉस 5 डेस। ठीक है बेटा, आर डेस कॉस 5 डेस, मतलब नए वाले सिचुएशन पे आपके बेस सर्कल रेडियस हो जाएगा आर डेस कॉस 5 डेस, ये हो जाएगा। चलिए लिखते जाता हूं। पिनियन की बात करूं फिर, जाहिर से बात है पहले वाले कंडीशन पे जब सेंटर डिस्टेंस आर था तब उसका बेस सर्कल रेडियस इज इक्वल टू आर बी डेस हो जाएगा। नए वाले कंडीशन पे, पहले वाले कंडीशन में क्या था, इसका बेस सर्कल रेडियस आर कॉस 5 इज इक्वल टू आर डेस कॉस 5 डेस, ये अपने पास था। सही बात है, पहला सेकंड। एक काम करो बेटा, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 क्या मिलेगा देखते हैं, आर कॉस 5 प्लस आर डेस कॉस आर कॉस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल आर डेस कॉस 5 डेस प्लस स्मॉल आर डेस कॉस 5 डेस। एक काम करता हूं, cos 5 यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं, cos 5 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, यहां से cos 5 डेस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डेस। क्लियर है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। तो cos 5 डेस को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा, cos 5 डेस इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर cos 5 अपॉन कैपिटल आर डेस प्लस स्मॉल आर डेस। क्लियर बेटा, समझिएगा अब इस बात को, अब थोड़ा सा समझिएगा। मैं बात करता हूं, देखो फाई तो ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कुछ है 20 डिग्री है, कुछ है, मैंने मान लिया। आर प्लस स्मॉल आर के कंपेयर में बात करता हूं आर प्लस आर डेस की, क्योंकि आपको पता है यहां पर कि आर डेस ग्रेटर देन आर है, साथ ही साथ आर डेस स्मॉल आर डेस ग्रेटर देन आर है, तो जाहिर से बात है बेटा कि मैं बात करूं आर डेस प्लस स्मॉल आर डेस की, तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। सही बात है, सही बात है ना, ठीक है। अब जब ये बढ़ गया है तो जाहिर से बात है ये बात करूं मैं cos 5 डेज की, तो cos 5 डेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, cos 5 डेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब 5 डेज से इसका क्या रिलेशन समझिएगा, cos 5 डेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब 5 डेज की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी। एकदम सिंपल सी बात है। 90 की तरफ जाओ, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब 90 से मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, तो 0 की तरफ जा रहा हूं तो 5 डेज की वैल्यू क्या हो जा रहा है, समझिएगा इस बात को। सॉरी, cos 5 डेज की मैं बात करता हूं तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कहां से, 1 से 0 की तरफ जा रहा हूं, 1 से 0 की तरफ, तो cos की बात कर रहा हूं मैं, cos वाले पे, तो cos वाले में मैं एंगल कैसे रखूंगा कि 1 से मैं 0 की तरफ जाऊं, तो बेटा 0 से 90 की तरफ आप जाओगे तभी जाके ये cos 5 डेज की वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है बेटा, 5 डेज की वैल्यू बढ़ाओगे तभी cos 5 डेज की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैं प्रेशर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेशर एंगल पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रेशर एंगल है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, और कितना इंक्रीज हो रहा है, यहां से निकाल लो आप आराम से, यहां से आप आराम से निकाल लो। क्लियर है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। आगे बात करते हैं अब ना, आगे बात करते हैं।
मैंने कहा था कि साइक्लॉइडल प्रोफाइल की मैं बात करता हूं या साइक्लॉइडल टूथ वाले प्रोफाइल की जो गियर बनता है उसकी मैं बात करूं, तो उसमें यदि सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो बेटा उसमें जो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 जो कांस्टेंट होता है, या फिर लॉ ऑफ गियरिंग की बात करूं तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसीलिए लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करने के लिए साइक्लॉइडल टूथ की मैं बात करूं तो उसमें जो गियर बनता है उसमें आपको सेंटर डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब ए है तो ए रहेगा ही। लेकिन मैं बात करता हूं इन्वॉल्यूट में, इन्वॉल्यूट में मैं बात करता हूं तो भाई ए डेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर भी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 जो कांस्टेंट है, या फिर लॉ ऑफ गियरिंग की मैं बात करूं वो सेटिस्फाई होता है। कैसे समझिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे, देखिएगा लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़ रहा था तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू मेरा आया था कुछ इस टाइप का, ध्यान दीजिएगा ना, बीपी अपॉन एपी। ठीक है, बीपी अपॉन एपी, पी की बात करूं पिच पॉइंट, ए की बात करूं आपके पास क्या है, ये पिनियन का सेंटर है, बी की बात करूं तो वो गियर का सेंटर है। ठीक है, ए की बात करूं तो पिनियन का सेंटर, बी की बात करूं तो वो गियर का सेंटर है, और अच्छे से इसको बनाए थे, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये बी एफ हो जाता है अपॉन बी ई हो जाता है, यही वाला बात है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आगे चल के कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू क्या, बी एफ अपॉन बी, सॉरी ये ए है, ए ई। ठीक है बेटा, ए ई हो जाता है, क्लियर सी बात भाई। चलिए अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ना, असल में बी एफ और ए ई डिस्टेंस क्या है क्या, देखिएगा यहां पर देखिएगा, बीएफ की बात करूं तो जो बीएफ है ना बेटा, असल में जो गियर का बेस सर्कल रेडियस है, बीएफ की बात करता हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, तो बीएफ इक्वल टू क्या है, कैपिटल आरबी है, मतलब बेस सर्कल रेडियस ऑफ गियर है। ठीक है, वैसे ही मैं एई की बात करता हूं बेटा, देखते हैं एई क्या है, एई इक्वल टू, देखिएगा यहां पर ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है असल में दिख रहा है ये किसका है भाई, ये बेस सर्कल रेडियस है किसका, पिनियन का, तो एई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आरबी, बेस सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। अब ध्यान दीजिएगा ना, बेस सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। अब मैंने कहा था कि भाई अपन जब एनालिसिस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन पे, तो भाई एनालिसिस कर रहे थे तो इसका जो बेस सर्कल रेडियस होता है, चाहे वह गियर का हो चाहे वह पिनियन का हो, चेंज नहीं होता। सेंटर डिस्टेंस चेंज करने से आपके पास जो बेस सर्कल रेडियस है, चाहे वह गियर का हो चाहे वह पिनियन का हो, चेंज नहीं होता। सही बात है ना, नहीं होता, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से अपन बना दिए ना बेटा, कहां से चेंज होगा, बना दिए। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होता तो जाहिर से बात है, चाहे मैं पुराने वाले केस की बात करूं जब सेंटर डिस्टेंस ए था, और नए वाले कंडीशन की मैं बात करूं जब आपके पास सेंटर डिस्टेंस ए डेस था, तो दोनों ही केस में जो बी एफ अपॉन ए है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों कंडीशन में। फॉर बोथ कंडीशन, ब्रैकेट में लिख लो न्यू एंड ओल्ड, दोनों कंडीशन में आपके पास जो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 है ना बेटा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई बेस सर्कल रेडियस तो चेंज ही नहीं हो रहा है दोनों का, ना ही गियर का ना पिनियन का। क्लियर है बेटा, बेस सर्कल रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके पास बीएफ और एई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चाहे मैं ओल्ड कंडीशन की बात करूं चाहे न्यू कंडीशन की बात करूं, ये कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, मतलब मेरा लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो जाएगा। बेहतरीन बात है, इसीलिए अपन ज्यादातर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वाले टूथ वाले गियर को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा। चलिए बेटा एक ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू गियर्स इन अ मेश इज टू बी अप्रोक्सीमेटली 275 mm। सेंटर डिस्टेंस आपको गिवन है। द गियर रेशियो इज 10:1।
गियर रेशियो भी आपको दिया गया है, कैपिटल जी की वैल्यू दी गई है भाई 10 है। द पिनियन ट्रांसमिट 360 किलोवाट एट 1800 आरपीएम। जो पिनियन है ना बेटा वो 360 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करता है 1800 आरपीएम पे। ठीक है बेटा। द प्रेशर एंगल ऑफ द इन्वॉल्यूट टीथ इज 20 डिग्री। प्रेशर एंगल आपको दिया गया है एंड द एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल। एडेंडम भी आपको पता क्या चल गया कि भाई 1 मॉड्यूल के बराबर है। थोड़ा सा समझिएगा, द एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, ये आपको बताना चाह रहा है कि भाई आपके पास जो फ्रैक्शनल एडेंडम है वो कितना है, वो आपको बताना चाह रहा है। क्लियरली पता है कि 1 मॉड्यूल दिया गया है, मतलब इसका फ्रैक्शनल एडेंडम की बात करूं तो 1 है। सही बात है, आगे बात करते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नॉर्मल टूथ प्रेशर इज 1 किलोन्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ विड्थ। पर मिलीमीटर ऑफ विड्थ ये अपने को दिया है, तो कुछ कुछ निकालना है। क्या निकालना है? एक तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल निकालना है, ठीक है, सो दैट इंटरफेरेंस डज नॉट अकर। नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर निकालना है एंड विड्थ ऑफ पिनियन निकालना है। 3 चीजें निकालना है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई ये देख लेंगे कि भाई आपको क्या क्या दिया गया है, वो उसको लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, साथ में लिखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है भाई? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 गियर्स दिया है। चलो भाई लिख लेता हूं। सेंटर डिस्टेंस मैंने मान लिया, चलो लिख ही लेता हूं मैं। सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है? मैंने माना कि ये ए है इक्वल टू 275 mm। 275 mm। आगे बात करते हैं। और क्या दिया है? गियर रेशियो कैपिटल डी जी इज इक्वल टू 10। पावर दिया है इज इक्वल टू कितना दिया है? 360 किलोवाट। पिनियन का आरपीएम दिया है भाई एनपी। एनपी इक्वल टू कितना दिया है? 1800 आरपीएम। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं। द प्रेशर एंगल ऑफ द इन्वॉल्यूट टीथ इज 20। फाई दिया है 20। और क्या दिया है? एंड द एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल। एडेंडम दिया है बेटा आपको कितना दिया है? एडेंडम इज इक्वल टू 1 m। यहां से मुझे एक चीज पता चल गया कि आपके पास जो फ्रैक्शनल एडेंडम है ना बेटा, वो कितना है? फ्रैक्शनल एडेंडम की मैं बात करूं वो इज इक्वल टू है 1। ठीक है, 1 है। चलिए आगे बात करते हैं। अब गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जी इक्वल टू होता है कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। ठीक है, ये होता है। साथ ही साथ और अच्छे से बात करूं इस पे, तो एक चीज तो आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन कैपिटल टी। मतलब t इज इक्वल टू मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल D अपॉन m। वैसे ही स्मॉल t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल d अपॉन m। यहां लिख लेते हैं कैपिटल D अपॉन m, स्मॉल d अपॉन m, मतलब ये निपट जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है बेटा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की वैल्यू गिवन है जो इक्वल टू g है। मतलब मैं बात करूं, यहां पर लिख लेता हूं मैं, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल टू ये 10 गिवन है, या फिर और अच्छे से इसको बात कर लेते हैं, कैपिटल D इज इक्वल टू 10d मुझे पता है। ठीक है, ये मुझे पता है। सेंटर डिस्टेंस की मैं बात करूं, समझिएगा इस बात को, ये गियर है, ये पिनियन है। ठीक है, इसके पिच सर्कल रेडियस है ये दोनों, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। सेंटर डिस्टेंस की मैं बात करूं, यही a है, तो भाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, a इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। a इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या फिर और अच्छे टर्म पे क्या लिख सकता हूं? कैपिटल D अपॉन 2 प्लस स्मॉल d अपॉन 2, ये मैं लिख सकता हूं। सही बात है, ठीक है। a मुझे पता है कितना दिया है भाई? 275 mm। 275 इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2, या फिर कैपिटल D प्लस d इज इक्वल टू 2 इंटू 275। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है।
ये आ रहा है 550, ठीक है, ये आ रहा है 550 mm। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। चलिए, अब आपको पता है कि कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या है, 10 स्मॉल डी। रख लेते हैं यहां पर रख लेते हैं 10d प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू कितना है भाई बेटा, आपके पास 550 mm है, तो यहां से 11d इज इक्वल टू 550 आ जाएगा। साथ ही साथ में स्मॉल d की बात करूं तो 550 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है, स्मॉल d की वैल्यू मुझे पता चल गई 50 mm। कैपिटल D की बात करता हूं तो कुछ नहीं, 10 टाइम्स स्मॉल d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल D इज इक्वल टू 10 इंटू 50, मतलब ये आ जाएगा 500 mm। ये 500 mm आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अभी तो कुछ कुछ आ गया, आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं इस पे नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर्स व्हील, कि भाई इंटरफेरेंस ना हो, जाहिर सी बात है इंटरफेरेंस ना हो। तो मैंने यहां पर एक चीज माना है कि आपके पास जो फ्रैक्शनल एडेंडम है ना, एपी इज इक्वल टू है एजी, और जब भी ये वाला कंडीशन आता है तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, जो गियर का जो टीथ है ना कैपिटल टी मिनिमम, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके गियर रेशियो के बेस पे अपन क्या निकालेंगे, पिनियन का टीथ निकालेंगे। यही बात हुई थी, ठीक है, बात करते हैं। तो कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, 2 AG अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी, 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, यही होता है। ये इसका फॉर्मूला है कैपिटल टी मिनिमम का। वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू एजी कितना है बेटा, 1 है, पता है ना आपको, दिया गया है। फ्रैक्शनल एडेंडम इज इक्वल टू 1। चलिए आगे बात करते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी कितना है बेटा, 10 है, 1 अपॉन 10 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव कितना है बेटा, 20 माइनस 1। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आ रहा है कुछ 163.82। अब वही बात, डेसिमल पे नहीं हो सकता, मतलब जाहिर से बात है ये सीधा हो जाएगा 164 टीथ, 164 टीथ। मतलब कैपिटल टी मिनिमम की मैं बात करूं तो कैपिटल टी मिनिमम कितना हो जाएगा, 164 टीथ हो जाएंगे। ठीक है, मैंने गियर के लिए मैंने बना लिया। अब बात करते हैं अपन पिनियन के टीथ की, तो भाई टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा कैपिटल टी मिनिमम अपॉन कैपिटल जी। कैपिटल टी मिनिमम की बात करूं तो वो है आपके पास 164, कैपिटल जी की बात करूं तो कितना है 10, यहां से मुझे मिल जाएगा 16.4। फिर से वही बात कि भाई अपन डेसिमल पे नहीं रह सकते, तो 16.4 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 17। ठीक है बेटा, अब इसको मैंने 17 कर दिया है, तो जाहिर से बात है इससे मेरा जो गियर रेशियो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मतलब मुझे जो गियर का जो टीथ है ना उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैपिटल टी मिनिमम हो जाएगा बेटा इक्वल टू स्मॉल टी मिनिमम इंटू कैपिटल जी, इज इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम कितना है 17 इंटू कैपिटल जी कितना है 10, यहां से मुझे मिल जाएगा 170 टीथ, किसका, गियर का। ठीक है, गियर का। चलिए आगे बात करते हैं ना। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल सो दैट इंटरफेरेंस डज नॉट अकर। ठीक है, इंटरफेरेंस ना हो उसके लिए मैंने कैपिटल टी मिनिमम निकाल लिया, स्मॉल टी मिनिमम निकाल लिया। अब मॉड्यूल की बात करते हैं। तो मॉड्यूल क्या होता है बेटा, या तो होता है आपके पास स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी, या फिर
इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी। यहां पर इंटरफेरेंस की बात चल रही है कि इंटरफेरेंस को अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए मैं लूंगा टी मिनिमम। टी मिनिमम, चलिए बेटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी कितना है बेटा, निकालें अपन। स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है 50 mm, ठीक है बेटा 50 mm अपॉन स्मॉल टी कितना है 17। यहां से मुझे मिल जाएगा मॉड्यूल 50 डिवाइडेड बाई 17, ये मुझे मिल रहा है 2.94, 2.94, ठीक है 2.94, या इक्विवेलेंट टू मैं बात करूं तो 3 आ जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल, स्टैंडर्ड मॉड्यूल पूछा गया, इसलिए मैं 3 ले रहा हूं। अब 3 ले लिया मतलब जाहिर से बात है बेटा कि इसका जो डी अपॉन टी मिनिमम का जो रेशियो है ना वो तो चेंज हो जाएगा, समझिएगा इस बात को ना। 3 मैंने ले लिया तो भाई यहां पर जो डी है ना वो भी चेंज हो जाएगा, कैसे समझिएगा। m इज इक्वल टू होता है स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। यहां से बेटा आपको d मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, d इज इक्वल टू है m t मिनिमम। m कितना है 3, t मिनिमम कितना है बेटा 17, और मुझे मिल जाएगा यहां से 51 mm। ये क्या है आपके पास d, स्मॉल d मतलब पिनियन का डायमीटर 51 mm होगा, जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। 50 mm इंटरफेरेंस हो जा रहा था, लेकिन 51 mm पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसको मॉड्यूल को भी सेटिस्फाई करना है, जो कि रेशियो 3 है भाई, इसका 50/17 का रेशियो कितना है 3 है, ठीक है क्लियर है। आगे बात करते हैं। कैपिटल डी की मैं बात करूं वैसे ही तो m इंटू कैपिटल टी मिनिमम हो जाएगा बेटा। मैं बात करूं m की तो ये है आपके पास 3 इंटू कैपिटल टी मिनिमम की मैं बात करूं तो मैंने निकाला था 164 टीथ, ठीक है बेटा 164 टीथ, और जो कि मैंने इसको गियर रेशियो को सेटिस्फाई करके मैंने कैपिटल टी मिनिमम फिर से निकाला था, जो कि है 170 टीथ। तो 3 इंटू 170 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ रहा है 510 mm। मतलब बेटा मैं यदि गियर की डायमीटर की बात करूं तो इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि भाई आपके पास जो इसका जो डायमीटर हो वो 510 mm हो, ठीक है बेटा। चलो सेंटर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो न्यू सेंटर डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू सेंटर डिस्टेंस अभी मैंने बताया था बेटा, यहां पर कहां पर, यहां पर बताया था ना। जो सेंटर डिस्टेंस होता है ना बेटा, मैंने बताया था कि भाई मान लो कि बात ये गियर है, ये पिनियन है, ये सेंटर डिस्टेंस है a, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो न्यू सेंटर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 इज इक्वल टू 510 प्लस 51 अपॉन 2, अपॉन 2, ये आ रहा है 280.5 mm, ठीक है बेटा एकदम क्लियर है। देखिए पूछा क्या क्या गया था, पहला पूछा गया था नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल, मैंने निकाल लिया। नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल क्या है, m इक्वल टू 3 है, ये मेरा पहला आंसर है, ये मेरा पहला आंसर है, ये एक आंसर है, पहला आंसर। सेकंड क्या पूछा गया था आपको, ये पूछा गया था नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर विल, कैपिटल टी मिनिमम और स्मॉल टी मिनिमम निकालना था, इसका मतलब यही है, ठीक है। मैं बात करूं कैपिटल टी मिनिमम की तो 170 है, लिख लेता हूं यहां पर, कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू 170 है, और साथ ही साथ स्मॉल टी मिनिमम की बात करूं तो वो है आपके पास 51 नहीं 17 सॉरी 17 है, ये आपके पास सेकंड आंसर है। तीसरे की बात करता हूं, तीसरा क्या पूछा गया भाई, तीसरा क्या पूछा गया, तीसरा पूछा गया है आपके पास विड्थ ऑफ पिनियन, ठीक है। विड्थ ऑफ पिनियन पूछा गया है मतलब कुछ ना कुछ आपको दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको पावर दिया है ना, पावर कितना दिया बेटा, देखो तो P इज इक्वल टू आपको गिवन है 360 किलोवाट, 360 किलोवाट, ठीक है ये मुझे पता है। और पावर इक्वल टू होता है, आप सबको पता है कि 2 पाई एन कैपिटल T अपॉन 60, ठीक है बेटा। 360 किलोवाट इसमें गिवन है, 2 पाई इंटू एन की बात करूं तो आपको गिवन है पिनियन का एनपी 1800 आरपीएम, रख लो
1800 आरपीएम इंटू टी अपॉन 60, यहां से निकाल लो कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टॉर्क है, ठीक है, कैपिटल टी टॉर्क है। मैं काम करता हूं इसको ना साइन ही चेंज कर देता हूं क्योंकि मैंने कैपिटल टी गियर के टीथ के लिए भी यूज किया है, तो इसको मैं टाउ रख लेता हूं, अभी के लिए टाउ रख लिया मैंने, ठीक है, टाउ। 360 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 1800, ये मुझे कुछ मिल रहा है 1909.85 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। ध्यान देना बेटा ना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये पिनियन है, ये गियर है, इस पे टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? 1909.85। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसका जो टेंजेंशियल फोर्स होगा F इंटू आर, किसका? पिनियन का, इंटू आर, पिनियन का टेंजेंशियल फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? टॉर्क। सही बात है, ये Ft लिख लेता हूं इसको, टेंजेंशियल फोर्स Ft, यही होगा ना, यहां से मैं लिख लेता हूं टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ft इंटू आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। बात करते हैं आगे। तो टाउ मुझे पता है कितना है? 1909.85 इज इक्वल टू Ft मुझे नहीं पता इंटू आर, आर पता है मुझे, ये देखो स्मॉल डी पता है 51 mm, तो जाहिर से बात है मैं यदि आर की बात करूं तो 51 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां से मुझे टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा Ft इक्वल टू कितना, देख लेते हैं, 51, ये मुझे मिल रहा है 74.89 न्यूटन, ठीक है, 1909.85 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 51, 74.89 न्यूटन, ये मुझे मिल रहा है क्या? टेंजेंशियल फोर्स, मतलब ये Ft वाला, ये वाला, ठीक है, Ft वाला। लेकिन बेटा आपको ध्यान दीजिएगा ना, यहां पर आपको दिया क्या है? आपको दिया क्या है? आपको दिया है नॉर्मल टूथ प्रेशर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नॉर्मल टूथ प्रेशर इज 1 किलो न्यूटन पर mm, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है। नॉर्मल टूथ प्रेशर मतलब नॉर्मल थ्रस्ट की बात कर रहा है ना, तो मैं नॉर्मल थ्रस्ट की बात करता हूं तो बेटा ये फाई एंगल पे यहां पर रहता है, ठीक है, ये F की मैं बात करूं तो फाई एंगल पे रहता है। F का कंपोनेंट ही Ft क्या है? F cos फाई है, ऐसी बात की थी ना, और यही तो टॉर्क कंपोनेंट है ना। F cos फाई की बात करता हूं, Ft की बात करता हूं जो कि टेंजेंशियल फोर्स है, और F cos फाई की बात करता हूं तो यही तो टॉर्क कंपोनेंट है। समझ आ रहा है चीजें? मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? समझिएगा ना, यहां पर लिखता हूं मैं Ft टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू F cos फाई, क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास जो नॉर्मल थ्रस्ट है F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ft अपॉन cos फाई। Ft मैंने निकाल चुका हूं भाई, 74.89 अपॉन cos फाई। फाई की वैल्यू की मैं बात करूं तो फाई की वैल्यू आपको गिवन है, और वो गिवन है फाई इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री रख लेता हूं। चलिए इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, cos 20, ये मुझे कुछ मिल रहा है F इज इक्वल टू 79.70 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मिल रहा है मुझे। आगे बात करते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि भाई आपके पास जो नॉर्मल टूथ प्रेशर है वो कितना है? 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ विड्थ, ठीक है, समझिएगा इस बात को। ये आपके पास टूथ है, इस पे आप नॉर्मल प्रेशर लगा रहे हो ना, F की बात चल रही है, और मैं इसके प्रोफाइल की बात करूं, समझिएगा इस तरफ बना रहा हूं मैं, ये इस टाइप का है इसका टूथ, पर मिलीमीटर ऑफ विड्थ पे ये कितना लगा रहा है वो मुझे पता है। वो कितना है भाई? वो कितना है? 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर।
1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर ऑफ विड्थ पे ये 1 किलो न्यूटन प्रेशर लगा रहा है। तो जाहिर से बात है कि मैं मान लो कि बात करूं कि नॉर्मल टूथ प्रेशर की मैं बात करूं तो नॉर्मल टूथ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इज इक्वल टू नॉर्मल थ्रस्ट अपॉन विड्थ। ठीक है बेटा, विड्थ। अब समझिएगा, ये मुझे पता है कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, ये मुझे पता है, इज इक्वल टू, इसको एक काम करो, किलो न्यूटन को भी रहने दो, मिलीमीटर को रहने दो, 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू नॉर्मल थ्रस्ट मुझे निकालना है, सॉरी ये तो मुझे पता है कितना है, 79.7 अपॉन ये विड्थ मुझे निकालना है। ठीक है, विड्थ मुझे निकालना है, मैं यहां पर बनाता हूं। तो यहां से विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 79.7 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है, ये mm पे आएगा। (0.0797 mm ये मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है बेटा, बेटा एक मिनट ना, ये विड्थ इतना कम नहीं हो सकता, कुछ गलत किया है। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो रेडियस है ना बेटा ये 51/2 ये mm पे है, mm पे है, तो ये 10⁻³ रहेगा, 10⁻³ रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, Ft इज इक्वल टू 74.89 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मैं यहां पर F की बात करूं तो सिमिलरली देखिए, ये 10⁻³ हो जाएगा और यहां पर ये होने वाला है इंटू 10⁻³, फिर से ये इंटू 10⁻³ होने वाला है, और यहां पर मैं बात करूं तो ये इंटू 10⁻³ ये निपट जाएंगे और ये आएगा आपके पास 79.7 mm। ये मेरा आंसर होगा विड्थ। ठीक है बेटा, तो मेरे पास फाइनल आंसर कौन कौन से होंगे, एक तो मुझे मिला है क्या, नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल इज इक्वल टू कितना मिला है, 3 मिला है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर की मैं बात करूं तो कैपिटल टी मिनिमम 170 और स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू 17, और थर्ड की मैं बात करूं जो विड्थ है वो आपके पास कितना होगा, ये 79.7 होगा बेटा, 79.7 mm होने वाला है। तो ये अपने पास फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा ना गियर टूथ प्रोफाइल के बारे में, या फिर मैं बात करूं गियर टूथ सिस्टम के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अपन। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपके पास फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, और सेकंड होता है आपके पास स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम, मैं यदि फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम की बात करूं तो इसमें जो प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री ऐसे वाले आपके पास गियर्स आते हैं। ठीक है, स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास आता है 20 डिग्री, 22.5 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे वाले प्रेशर एंगल वाले अपने पास टीथ है वो जो कि आते हैं इसमें, किसमें, स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम पे। आगे बात करते हैं फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, मतलब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। मान लो की बात आपके पास एक गियर टीथ है, ठीक है, ये गियर टीथ है, ये पिस सर्कल है, इसकी मैं बात करूं ये एडेंडम सर्कल है, ये इसका क्या है, एडेंडम है, सही बात है, ये एडेंडम है। इसके एडेंडम की मैं बात करूं तो ये जो एडेंडम है ना बेटा, एडेंडम है, ये इज इक्वल टू होता है 1 मॉड्यूल। ठीक है, 1 मॉड्यूल।
ये इज इक्वल टू होता है 1 मॉड्यूल। मतलब इसके एडेंडम की मैं बात कर लूं, यदि बोल दिया किसी क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल एडेंडम बोल दिया, मतलब समझ जाइएगा कि भाई इसका एडेंडम कितना है, 1 मॉड्यूल है। क्लियर है? और अच्छे से थोड़ा सा बात करते हैं ना, और अच्छे से बात करते हैं। तो और अच्छे से मैं बात करूं तो समझिएगा इस बात को, 1 मॉड्यूल है मतलब इसके मैं फ्रैक्शनल एडेंडम की मैं बात करूं, फ्रैक्शनल एडेंडम की मैं बात करूं, चाहे वह गियर का हो एजी, चाहे वह पिनियन का हो, चाहे वह एआर हो, सबकी मैं बात करूं तो ये इज इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, ये हो जाता है 1 किस पे, फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम पे, चाहे वो 14.5 डिग्री वाला प्रेशर एंगल वाला हो, चाहे 20 डिग्री वाला प्रेशर एंगल वाला हो। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है। स्टब वॉल्यूम सिस्टम, स्टब इनवॉल्यूट सिस्टम की मैं बात करूं, नाम से ही दिख रहा है स्टबिंग हुआ है, इस पे क्या हुआ है, स्टबिंग हुआ है, मतलब कुछ फाइलिंग किए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूं तो इसका जो एडेंडम है ना बेटा, एडेंडम इज इक्वल टू होता है ए इंटू एम, जहां पर ए क्या है आपके पास, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एडेंडम है, एडेंडम। और यहां पर मैं बात करूं जो फ्रैक्शनल एडेंडम है, चाहे वह एजी की बात करूं, चाहे वह एपी की बात करूं, चाहे वह एआर की बात करूं, ये लेस देन होता है क्या, 1। लेस देन होता है क्या, 1। समझिएगा इस बात को। मान लो की बात, ये टिथ है, ये पिच सर्कल और ये एडेंडम सर्कल, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है क्या, एडेंडम। मान लो की बात इस पे स्टबिंग नहीं हुआ था, तो मैंने बोला कि मान लो के बाद ये फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम है, मतलब ये है कितना, 1m, एक मॉड्यूल के बराबर है, स्टैंडर्ड एडेंडम है। ठीक है, अब इसमें मैंने स्टबिंग कर दिया, ठीक है, स्टबिंग कर दिया, मान लो की बात 20% मैंने कर दिया, 20% मैंने कर दिया, तो ये मेरा आ गया नया एडेंडम। अब इसकी बात करता हूं तो यही तो मेरा स्टब टूथ है, ठीक है, स्टब टूथ है, तो ये नए एडेंडम की मैं बात करता हूं तो जाहिर से बात है 20% मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इसका लेंथ, तो ये मेरा हो जाएगा 0.8 m। और 0.8 m की मैं बात करूं तो यही है फ्रैक्शनल एडेंडम, जो कि लेस देन 1 है एडेंडम। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है? आपके पास स्टब इन्वॉल्व सिस्टम क्या होता है, फुल डेप्थ इन्वॉल्व सिस्टम क्या होता है, एकदम क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। कुछ नोट्स आपको लिखाता हूं। टूथ प्रोफाइल, प्रेशर एंगल, जो कभी कभी आपको पूछ देता है ना ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, प्रेशर एंगल, यहां पर लिख लो एडेंडम, और यहां पर लिख लो डिडेंडम। ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूं बेटा 20 डिग्री। 20 डिग्री की मैं बात करूं एडेंडम की, तो भाई इसमें जो एडेंडम है ना वो होता है 1 मॉड्यूल, 1 मॉड्यूल, ये m मॉड्यूल है, मीटर नहीं। डिडेंडम की मैं बात करूं तो ये होता है 1.25 m टू 1.35 m। ठीक है, 20 डिग्री पे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 22.5 की मैं बात करूं तो इसमें भी एडेंडम 1 मॉड्यूल होता है। मैं डिडेंडम की बात करूं तो 1.25 मॉड्यूल टू 1.35 मॉड्यूल होता है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। 25 डिग्री की मैं बात करूं तो 25 डिग्री में भी 1 मॉड्यूल, और इसमें होता है 1.25 m टू 1.35 m। ठीक है,
ये फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल खत्म। बात करते हैं स्टब। स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम। मैं बात करता हूं 20 डिग्री पे, तो 20 डिग्री पे आपका ये होता है 0.8 m, और इसके डिडेंडम की मैं बात करता हूं तो वो होता है m, 1 m। ठीक है बेटा, ये कभी कभी पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये रहा आज की क्लास। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।